हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर पाउक्रिस्टेटस दक्षिण एशिया के देसी तीतर परिवार का एक बड़ा और चटक चमकीले रंग का पक्षी है जो दुनिया के अन्य भागों में अर्धवन पक्षी माना जाता है। भारतीय मोर फिजिनिडी या फेसियानिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें नर को मोर पीकॉक व मादा को मोरनी पीहन शब्द से पुकारा जाता है। मोर का शरीर बड़ा और इसकी गर्दन लंबी छरहरी होती है। रंगीन मयूर की पूंछ टेल पर लगभग 150 के करीब लघु से दीर्घ इंद्रधनुषी पंख कवर्ड फीदर्स होते हैं जो 1 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। पूंछ के सहारे इन्हें ही ऊपर उठाकर मोर छतरी बनाता है, जिसे पंखा या ट्रेन कहा जाता है। मोरनी हल्के से गहरे भूरे रंग की होती है, जिसके ट्रेन नहीं बनती। समूह में भ्रमण करने वाला ये पक्षी घोंसला जमीन पर बनाता है, पर बसेरा पेड़ या ऊंची जगह पर करता है। यह लघु से दीर्घ तक उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी लंबी उड़ान हवाई जहाज सदृश या फिर मनोहारी तैराक जैसी होती है। जमीन या कभी कभी इमारतों पर बने घोंसले की सतह पत्तियां या हल्के कंकड़ पत्थर की होती है। मादा 4 से 8 तक हल्के पीले रंग के अंडे देती है, जिन्हें मादा ही सेती है। 28 दिन के बाद अंडे से चूजे बाहर आ जाते हैं। चूजे पीचिक अंडे से बाहर आते ही माँ के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। माँ उन्हें चुग्गा नहीं देती है, बल्कि माँ के अनुकरण में चुग्गा चुगने समेत सभी क्रियाकलाप ये स्वयं करते हैं। ऐसा करते समय अपनी हल्की आवाज़ से माँ को पुकारते जरूर रहते हैं। सुनिए। माँ के साथ भ्रमण करना बाधाओं से जूझना पंख संवारना आराम करना ऊपर या नीचे की ओर उड़ान भरना व्यायाम या फिर अंगड़ाई लेना सब माँ के सानिध्य में चलता है। बच्चे माँ के रंग के ही होते हैं। मादा भूरे रंग की होती है। इस पक्षी के शरीर पर रुई के रूप में प्रारंभ में सफ़ेद पर, बाद में हल्के भूरे रंग के पर व उसके बाद में कुछ अधिक गहरे भूरे रंग के पर आते हैं। मादा की उड़ान पंख पर प्राइमरीज हल्के बादामी रंग की होती हैं, सेकेंडरीज व टर्सरीज हल्के भूरे रंग में होती हैं। मादा की गर्दन हरे रंग की होती है, सिर भी हल्के भूरे रंग में होता है, पर कलंगी रंगीन होती है। मादा के अलग अलग स्थानों के पंख फीदर्स आप बॉक्स में देख रहे हैं। मादा की यद्यपि ट्रेन नहीं होती है, पर यह अपनी पूंछ व पीठ के पंखों के सहारे छतरी बनाती है और नृत्य करती है। यह नृत्य वस्तुतः दूसरी मादा को विद्यमान नर क्षेत्र में न आने की चेतावनी होती है। मोर सर्वभक्षी पक्षी है। यह भ्रमण करते भी पादप, पत्ते, बीज और दूसरी तरफ सांप, मेंढक, छिपकली, कीट के रूप में
आर्थ्रोपोडा सरीसृप व एम्फीबियन को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। नर पक्षी संपूर्णतः रंगीन होता है। कलंगी भी रंगीन होती है। पैर भी आधे राखी व आधे श्वेत होते हैं। उड़ान पंख त्रिरंगी होते हैं। सीना, पीठ, पूंछ व ट्रेन बहुरंगी होते हैं और इसे इंद्रधनुषी बनाते हैं। मोर का सिर भी रंगीन होता है। नासिका द्वार से शुरू हो एक सफ़ेद पट्टी आँख के ऊपर से होती है। आँख के नीचे से भी एक सफ़ेद पट्टी होती है। कलंगी के फीदर्स भी रंगीन होते हैं। मोर की आँखों से उसके नींद लेने की स्पष्टता झलकती है। मोर हो या मोरनी, शिशु हो या वयस्क, उड़ान के लिए उड़ान पंख इस्तेमाल होते हैं। उड़ान के लिए तत्पर या फिर नृत्य के लिए प्रस्तुत ये पक्षी अपने उड़ान पंखों को व्यायाम इन्हें फड़फड़ा कर देता है। आप देख रहे हैं विभिन्न पक्षी अपने उड़ान पंखों को तैयारी दे रहे हैं। तरोताज़ा महसूस करने व गतिविधि संपन्न करने की तैयारी में पैर व पंखों को साथ मिलाकर अंगड़ाई भी ली जाती है। मोर उड़ान पंखों व अन्य हिस्सों में रंग का संयोजन फीदर्स के आकार और उनके अंतिम सिरे पर स्थित रेशों के रंगों पर निर्भर करता है। आप बॉक्स में विभिन्न आकार, प्रकार, माप की फीदर्स और उनके ऊपर गिरने वाली रोशनी के आधार पर मोर का इंद्रधनुषी होना समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, उड़ान पंखों की काली काली धारियां भी वास्तव में हरित दिखाई दे रही हैं। मोर बहुत सामाजिक व पारिवारिक पक्षी है। शर्मिला भी है। यहाँ आप एक दूसरे की सार संभाल देख रहे हैं। मोर जम्हाई भी लेता है। यह मुंह को लपलपाता भी है और नाच की तैयारी हेतु तरोताजा भी करता है। यह पंजे से आँख की खुजलाहट करता है तो कंप का पाकर वह फड़फड़ाकर शरीर की झाड़न भी करता है। वयस्क होते होते नर अपने क्षेत्र के लिए द्वंद्व करने लगते हैं। यह द्वंद्व 4-4, 3-3, या फिर 2-2 के बीच हो सकता है। सीमा क्षेत्र के लिए होने वाला यह युद्ध ज़्यादातर 2 नर के बीच होता है और ये दोनों नर युवा होते नर हो सकते हैं। एक नवयुवा व दूसरा प्रौढ़ हो सकता है। दोनों युवा हो सकते हैं। दोनों पूर्ण प्रौढ़ भी हो सकते हैं।
लड़ाई जमीन पर हो सकती है या किसी पेड़ या मकान पर भी हो सकती है। लड़ाई की कई सारी सटीक व्यूह रचनाएं होती हैं। इनमें से एक पंजे से वार कर विरोधी की पीठ पर सवार होना होता है। अभी आप यही व्यूह रचना देख रहे हैं। एक दूसरी व्यूह रचना में वामाव्रत या दक्षिणाव्रत घूमकर वार किया जाता है। ये देखिए, एक बहुत ही फुर्तीली व्यूह रचना में हवा में 90 अंश घूमकर पीठ पर सवार होना व चोंच मारना होता है। एक अन्य व्यूह रचना में उत्तरोत्तर सीधी ऊंची उछाल ली जाती है। इस वार में पक्षी अपने कद से कई गुना ऊंची उछाल लेता है। अभी आप ऐसी ही 3-4 वार देख रहे हैं। एक और बेहद बेहतरीन व्यूह रचना अपने विरोधी को अपने परिक्षेत्र से बाहर करने के लिए प्रयास यह रहता है कि उसकी पीठ पर से होते हुए गर्दन को चोंच से मरोड़ा जाए। इसके लिए ताकतवर पक्षी आगे आगे दौड़कर विरोधी को थकाता है और फिर अकस्मात रुककर पीछे से आते प्रतिद्वंदी पर हठात आक्रमण करता है। कभी कभी कम ऊंचाई पर उड़ने वाला ये पक्षी ऊंचे वृक्षों पर पहुंचकर भी अपनी प्रतिद्वंदी को वहां द्वंद्व युद्ध में हराकर क्षेत्र से बाहर करने की कोशिश करता है। यह लड़ाई एक के हार मान लेने तक चलती रहती है। भले ही ये देखिए अंधेरा भी क्यों न छाने लगे, अंततः कमजोर परिक्षेत्र छोड़ जाता है। 2 वर्ष का होते होते नर व मादा में भेद होना शुरू हो जाता है। अब नर में रंग परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले ये परिवर्तन सीने व पेट पर दिखता है। उड़ान पंखों में भी रंग उनकी तीनों स्तरों में क्रमशः बादामी, बैंगनी व चित्तीदार हो जाता है। इस वक्त आप सीने पर नीलेपन की शुरुआत से लेकर पूर्ण नीलापन देख रहे हैं। वास्तव में रंग परिवर्तन संपूर्ण शरीर पर ही होता है। पुराने फीदर्स झड़ते जाते हैं, व नए आते जाते हैं। सिर, गर्दन व सीने के नीलेपन के बाद पीठ व पूंछ के कवर्ड फीदर्स रंगीन होने शुरू होते हैं। प्रारंभ में रंगीन फीदर्स हल्के हरे रंग में ही दृष्टिगोचर होते हैं। कंधे, पीठ व पूंछ के कवर्ड फीदर्स के संपूर्ण रूप से आने पर रंग चटकीला दिखने लगता है। पूंछ के ऊपर आने वाले कवर्ड फीदर्स से नर की छतरी अर्थात पंखा यानी ट्रेन बनती है। ट्रेन के फीदर्स एक साथ नहीं आते। सबसे पहले वे कवर्ड फीदर्स दिखते हैं जिनका बाहरी सिरा दूज के चांद सा
चापी आकृति का होता है। जिन कवर्ड फीदर्स का सिरा पूर्ण चांद जैसा व जिनका सिरा कटार जैसा होता है वे बाद में दिखने शुरू होते हैं। इस प्रकार कवर्ड फीदर्स चापीय अर्थात लमछड़, चांद अर्थात चनवा व कटार 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप पूर्ण रंगीन नर देख रहे हैं जिसकी संपूर्ण ट्रेन भी चटकीले हरे रंग की है। ट्रेन के तीनों प्रकार के फीदर्स की पूर्ण लंबाई पा लेने के बाद एक विस्तृत ट्रेन दिखती है जिसको नर नृत्य के समय प्रदर्शित करता है। ट्रेन में यहाँ दाहिनी तरफ कटार, बाईं तरफ चांद फीदर्स और ट्रेन के अंतिम सिरे पर चापी फीदर्स दिख रहे हैं। नर हो या मादा, शिशु हो या वयस्क, सभी की फीदर्स लगातार झड़ते रहते हैं। नर में एक विशाल ट्रेन होती है, इसलिए नर में अन्य फीदर्स के झड़ने के साथ साथ ट्रेन के फीदर्स झड़ते भी ज़्यादा स्पष्ट दिखते हैं। ऋतुकाल के बाद नर की ट्रेन पूरी तरह से झड़ जाती है। ट्रेन के सबसे बड़े फीदर्स पहले झड़ना शुरू होते हैं। चापी सिरे वाले अर्थात लमछड़ फीदर्स ट्रेन के बाहरी भाग में वह बड़े होते हैं, इसलिए इनका झड़ना पहले होता है। इसके साथ ही चांद फीदर्स व कटार फीदर्स भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। ट्रेन में लमछड़ व कटार फीदर्स की संख्या कम होती है और चांद फीदर्स की संख्या इन दोनों से बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि चांद फीदर्स के झड़ने की रफ्तार भी तेज होती है। कुल मिलाकर एक वयस्क मोर की पूरी ट्रेन 4 से 5 दिन में झड़ जाती है। फीदर्स के झड़ने के समय मयूर के शरीर में परिवर्तन होता है, इसलिए मोर स्वयं भी फीदर्स का निर्मोचन करता है। मयूर एक स्थान पर ठहरकर भी अपने फीदर्स को गिरने देता है या फिर ये कार्य भ्रमण के समय भी होता है। ये देखिए, इस मयूर के कुछ फीदर्स भ्रमण के समय ही विमोचित हो रहे हैं। यद्यपि पकने पर फीदर्स खुद ब खुद झड़ते हैं, पर मयूर स्वयं भी ये काम अपनी चोंच की मदद से करता है।
झड़झड़ा कर भी ये ऐसा करता है। इसमें ट्रेन फीदर्स के अलावा दूसरे फीदर्स भी गिरते हैं। निर्मोचन की प्रक्रिया में छोटे छोटे फीदर्स भी लगातार निर्मोचित होते रहते हैं। एक दिन में औसतन 25 से 30 ट्रेन फीदर्स निर्मोचित हो जाते हैं। इसमें ये देखिए, लमछड़ भी है, कटार भी है, चांद भी है। तीसरे चौथे दिन कटार व लमछड़ दो दो चार चार ही बचती हैं और चांद भी काफ़ी कम हो जाती हैं। कुछ समय बाद पूंछ से भी छोटे फीदर्स बचते हैं। इसके बाद उड़ान पंख व अन्य स्थानों के फीदर्स भी झड़ते हैं। पूंछ के फीदर्स भी झड़ने लगते हैं।
ये देखिए, सीने के रंगीन फीदर्स झड़ने से सीने में सफेदी दिख रही है। झड़ने के साथ नए फीदर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। कई बार एक दो पुराने फीदर्स अटके रह जाते हैं। ट्रेन झड़ने के बाद नई ट्रेन फीदर्स उसी तरह से आते हैं, पर अब पीठ व पूंछ का ऊपरी भाग रंगीन दिखता है। ये देखिए, लमछड़ आती हुई दिख रही है। पहले लमछड़ ही आती थी। ये देखिए, चांद और कटार। और ये पूर्ण विकसित ट्रेन, एक छोटी ट्रेन और एक के बड़ी ट्रेन। ट्रेन वैसे तो फीदर्स का ही एक समूह है दिखता है, पर हकीकत में 3 समूह से बनती है। फीदर्स के 2 समूह दाएं बाएं खुलते हैं और तीसरा समूह ऊपर की ओर खुलता है। छतरी तानते समय अर्थात ट्रेन प्रदर्शन के समय इन तीनों समूहों के अलग अलग फीदर्स एक तल में खुलते हैं। इससे छतरी ज्यों ज्यों छोटी से बड़ी होती जाती है या 90 अंश 45 अंश या क्षैतिज होती जाती है, त्यों त्यों तलों की संख्या अर्थात परतों की संख्या परिवर्तित होती जाती है। अब देखिए, अलग अलग तल या स्तर या फिर परत। प्रदर्शन के समय झुकाव व फैलाव के आधार पर बनने वाले तल त्रिभुजाकार, परवलयाकार, वृत्ताकार व सर्पिलाकार बन सकते हैं।
ज्यों-ज्यों फैलाव बढ़ता जाता है, तलों की संख्या कम होती जाती है। ऊपर नीचे के तल एक दूसरे में समाते जाते हैं और पूर्ण फैलाव पर लगभग वृत्ताकार एकतलीय छतरी बनती है। ये ट्रेन की विभिन्न परतों का आखिरी दृश्य देख रहे हैं। मोर की इंद्रधनुषी छटा उसकी छतरी के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। मोर को उसकी इंद्रधनुषी छटा के लिए ही जाना जाता है। ये छतरी वो नृत्य करते समय भी प्रस्तुत कर सकता है और आराम करते हुए जमीन पर फैलाकर भी प्रदर्शित कर सकता है। मोर की मनोहारी छतरी उसके फीदर्स की परतीय संगठन, फीदर्स के छोर पर बनी आंख अर्थात चांद व फीदर्स के विशिष्ट रंग के आधार पर बनती है। यह छतरी क्षैतिज जमीन पर व ऊर्ध्वाधर नृत्य पर बन सकती है। दर्शक के द्वारा देखे जाने का कोण, छतरी पर पड़ते प्रकाश का कोण, छतरी का उसके मूल बिंदु से झुकाव और छतरी का मूल बिंदु से दोनों तरफ फैलाव ही छतरी के चांद अर्थात आंख के विभिन्न पैटर्न बनाता है और यही पैटर्न छतरी को सुंदरता प्रदान करते हैं। ये पैटर्न्स सीधी रेखा से लेकर बहुभुजाकार या वलयाकार या सर्पिलाकार के साथ साथ विभिन्न कलात्मक आकृतियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। आइए कुछ पैटर्न्स का अवलोकन करें और मोर की इंद्रधनुषी छटा का आनंद लें।
आपको पैटर्न का दोहराव दिख सकता है, लेकिन यह दोहराव नहीं है। ये या तो रंग में अंतर है या फिर पैटर्न की छवि में अंतर है। मयूर का नृत्य व छतरी प्रदर्शन ऋतुकाल में होता है। समागम प्रक्रिया की शुरुआत मोर अपनी गर्दन को मरोड़ देकर ध्वनियुक्त कंपनदार छतरी तान कर करता है। उड़ान पंखों को एक लय में फड़फड़ाना उसके प्रणय नृत्य का हिस्सा है। मयूर मेघ गर्जना पर मनोहारी दौड़ नृत्य करता है। मोर बहुविवाही पक्षी है। मोर मयूरी की एक तरफ एक लय में आगे व फिर एक लय में पीछे नाचते हुए अपना निवेदन देता है। मयूरी की चाल के साथ वर्तुल या सीधा घूमकर अपनी मनोहारिता से रिझाने का प्रयास करता है। मयूरी भी ट्रेन के विशेष झुकाव व कंपन, मयूर की एक विशिष्ट चाल और मयूर की एक विशिष्ट ध्वनि पर मयूर के पीछे से सामने दौड़कर आती है और समर्पण करती है। मयूर में एरियल समागम होता है, जो वह अपना परिक्षेत्र बनाकर संपन्न करता है। यद्यपि एक मादा दूसरी मादा का विरोध करती है। मयूरी भी ट्रेन के विशेष झुकाव व कंपन, मयूर की एक विशिष्ट चाल और मयूर की एक विशिष्ट ध्वनि पर मयूर के पीछे से सामने दौड़कर आती है और समर्पण करती है। मयूर में एरियल समागम होता है, जो वह अपना परिक्षेत्र बनाकर संपन्न करता है। यद्यपि एक मादा दूसरी मादा का विरोध करती है। मोर, मोरनी व शिशुओं की कुल 1 दर्जन के करीब ध्वनियाँ परिलक्षित की गई हैं। आइए विभिन्न ध्वनियों का श्रवण कर उनकी प्रासंगिकता देखें। ये मेघ गर्जन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। अब आगे की ध्वनियाँ आप स्वयं परखिए। आपने सुना अलग अलग पिच में व अलग अलग लय में अलग अलग कुछ ध्वनित किया गया है।
यह खतरे पर सहायता की पुकार है। यह प्रणय के लिए है। यह अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। यह खतरे की सूचना है व चेतावनी। ये तलाश की पुकार है। मोर विश्व के सुंदरतम प्राणियों में से एक है। इसकी छवि अत्यंत मनोहारी है। इसका इंद्रधनुषी चटकीला रंग हर कोई को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस वक्त आप मोर की एक वस्तुनिष्ठ गतिविधि देख रहे हैं। एक सुंदर प्राणी की एक बहुत ही सुंदर विशेषता देख रहे हैं। मोर के शरीर की सुंदरता उसकी सफाई व स्वच्छता का संकल्प है। मोर हो या मयूरी, ये नियमित रूप से पंख संवारना व पंख विमोचन करते रहते हैं। इसके साथ ही मयूर स्नान भी संपन्न करते हैं। आप मयूरी व मयूर दोनों को स्नान पर देख रहे हैं।
विकलांगता भी इसमें बाधक नहीं है।